नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आज बात होगी उस चुनाव की जिसने पूरे विपक्ष की पोल खोलकर रख दी। वह चुनाव जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ गणित काम नहीं आता, जमीन पर मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। और यह मैनेजमेंट किसके पास है, किसके पास नहीं, ये नतीजे खुद बता रहे हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। यह नाम सुनते ही विपक्ष का चेहरा लटक गया है, क्योंकि यह सिर्फ जीत नहीं है बल्कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी हार है। वो हार जिसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी नहीं की थी। अब आप कहेंगे हार तो कई बार होती है, लेकिन यह हार अलग क्यों है? क्योंकि इस बार ना तो ईवीएम को दोष दिया जा सकता है, ना चुनाव आयोग को, ना किसी बाहरी ताकत को। इस बार तो कांग्रेस के अपने ही सांसद विपक्ष को धोखा दे गए। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। कुल 767 वोट पड़े, लेकिन विपक्ष को मिलने चाहिए थे करीब 315 वोट, और मिले कितने? सिर्फ 300, यानी 15 वोट कम। दूसरी तरफ एनडीए के खाते में 452 वोट पहुंचे, जबकि उम्मीद थी करीब 420 की। मतलब साफ है कि कम से कम 25 वोट विपक्ष से टूटकर एनडीए में चले गए। अब ये 25 कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल विपक्ष को बेचैन कर रहा है। कांग्रेस के नेता तो मानो सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगियों से उम्मीदें बांधी थीं, लेकिन धोखा किसने दिया? अपने ही घर वालों ने। यह राजनीति का वो पल था जब कांग्रेस ने सोचा कि शायद कोई चमत्कार होगा, शायद नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, शायद चंद्रबाबू नायडू का दिल बदल जाएगा, शायद बीजेडी या बीआरएस विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। चमत्कार तो हुआ, लेकिन विपक्ष के खिलाफ। अब जरा सोचिए, जो पार्टी खुद को 315 वोट पक्का मान रही थी, उसके खाते में 300 वोट ही क्यों आए? यहां से कहानी शुरू होती है क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग यानी विपक्ष के ही सांसद गुपचुप जाकर एनडीए के उम्मीदवार को वोट डाल आते हैं। सूत्रों की माने तो सिर्फ महाराष्ट्र से 6-7 वोट टूटे, बिहार से 3 वोट इधर खिसक गए, और बाकी तो कांग्रेस के अपने ही सांसदों ने साथ छोड़ दिया। अब सवाल उठता है, यह धोखा क्यों हुआ? क्या यह सांसद राहुल गांधी से नाराज थे? क्या उन्हें अपनी पार्टी की दिशा पर भरोसा नहीं? या फिर क्या कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो गया? याद कीजिए, यही हाल तब भी हुआ था जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। तब भी क्रॉस वोटिंग का सबसे बड़ा शिकार कांग्रेस ही बनी थी, और अब फिर वही कहानी दोहराई गई। देखिए, राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं चलती, राजनीति चलती है ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट से। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, उसका संगठन ढीला है, उसके नेता भ्रम में रहते हैं और उसके कार्यकर्ता असमंजस में। इसका सबसे बड़ा सबूत है जयराम रमेश का ट्वीट। नतीजे आने से कुछ घंटे पहले उन्होंने लिखा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और 315 वोट पक्के हैं। सोचिए जरा, जिस शख्स को मीडिया रणनीतिकार कहा जाता है, उसे यह तक पता नहीं था कि उसके 25 वोट भाग चुके हैं। क्या इसे रणनीति कहेंगे या फिर अंधा आत्मविश्वास? और राहुल गांधी, वो हमेशा की तरह नतीजे आने के बाद खामोश, लेकिन सवाल तो उनसे ही बनता है। अगर आपके अपने सांसद आपके साथ खड़े नहीं होते तो दोष किसे देंगे? इस बार ईवीएम को नहीं कह सकते, चुनाव आयोग को भी नहीं घेर सकते, और जनता की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। फिर यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी है कांग्रेस के नेतृत्व की। राहुल गांधी बार बार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब असली इम्तिहान आता है तो उनकी पार्टी खुद ही उनसे किनारा कर लेती है। अब विपक्ष के नेता कहते फिर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब एकजुट हैं, लेकिन सच यही है कि जब जब अहम चुनाव आया है, विपक्ष की यह एकजुटता कागज पर ही रह गई है। जमीन पर आते आते गठबंधन की गोंद पिघल जाती है और नेता अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। यानी इंडिया अलायंस का हाल वैसा ही है जैसे बारात में घोड़े हों, कुछ रेस की तरफ भाग जाते हैं, कुछ शादी की तरफ, और कांग्रेस सोचती रह जाती है कि सब उसके साथ चलेंगे। तो अब जरा इस हार की गहराई समझते हैं। आप जान लीजिए कि यह हार सिर्फ विपक्ष की हार नहीं है, यह एक मानसिक हार भी है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने पूरे देश को यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम मजबूत हैं, हम एकजुट हैं, और हम किसी भी हाल में सत्ता पक्ष को टक्कर देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारा आत्मविश्वास कांच की तरह चकनाचूर हो गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगियों को भी धोखा दिया। सोचिए, रेड्डी साहब को आखिरी वक्त तक यह यकीन दिलाया गया कि आप जीत रहे हैं, आपके लिए क्रॉस वोटिंग होगी, सब आपके पक्ष में जाएगा, और बेचारे रेड्डी साहब भी उस धोखे में फंस गए। लेकिन नतीजे ने साफ बता दिया कि असली खेल कहीं और हो रहा था। यहां पर बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ ईमानदार है? इतिहास गवाह है कि जब भी बड़ा चुनाव आया है, कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को भ्रम में डाला है।
और नतीजा क्या निकला? सहयोगी दलों को फजीहत झेलनी पड़ी। यही हुआ द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में, यही हुआ उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और यही अब हुआ सीपी राधाकृष्णन के मामले में। और जरा सोचिए, एक नेता चुनाव के दिन कर्नाटक में है, दूसरा मलेशिया में घूम रहा है, तो विपक्ष को जीताएगा कौन? यही वजह है कि कांग्रेस के संगठन को आज कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बार विपक्ष के सांसदों ने सिर्फ वोट नहीं बदला, उन्होंने एक संदेश भी दिया है। यह संदेश है कि कांग्रेस के भीतर ही गहरी नाराजगी है। कई सांसदों को राहुल गांधी की कार्यशैली पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगता है कि कांग्रेस अब सिर्फ भाषणों और ट्वीट्स तक सीमित हो गई है। शशि थरूर जैसे नेता पहले ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। अब जब आंकड़े बताते हैं कि 25 वोट टूटे, तो शक की सुई उन्हीं बड़े नेताओं की तरफ घूमती है। हालांकि किसी का नाम लेना आसान नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि विपक्ष के भीतर ही विपक्ष मौजूद है। अब देखिए सत्ता पक्ष ने क्या किया। बीजेपी ने एक साउथ फेस यानी दक्षिण भारत का चेहरा उतारा, सीपी राधाकृष्णन, और यह दांव ऐसा था कि विपक्ष के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। यह जीत सिर्फ वोटों की जीत नहीं है, यह रणनीति की जीत है। बीजेपी जानती है कि 2024 और 2029 की राजनीति का केंद्र दक्षिण भारत होगा, और उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण से चेहरा चुनकर उन्होंने विपक्ष को चित कर दिया। वहीं विपक्ष ने क्या किया? उसने रेड्डी साहब को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें जिताने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। यह वैसा ही है जैसे किसी खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया जाए लेकिन बैठ ही ना दिया जाए। अब विपक्ष और खासकर कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जोश काफी नहीं है। जोश तो कांग्रेस के पास हर बार होता है, हर हार के बाद उनका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। लेकिन सवाल है कि जीत कब मिलेगी? अगर आपके अपने सांसद ही आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो आप बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? अगर आपकी रणनीति कागज पर ही जीत रही है, तो मैदान में हारना तय है। आज हालत यह है कि विपक्ष के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। उनकी रणनीति बस यही है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन राजनीति चमत्कार से नहीं, मेहनत से जीतती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, और यह जीत बीजेपी की ताकत से ज्यादा विपक्ष की कमजोरी को उजागर करती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। वो सोचते हैं कि जनता का गुस्सा उन्हें वोट दिला देगा, सहयोगी दलों का भरोसा उन्हें जीत दिला देगा, लेकिन बार बार साबित हो रहा है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक सांसद पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक सिर्फ भाषणों और ट्वीट्स से राजनीति नहीं चलेगी। दर्शकों, अब सवाल आपसे है, क्या विपक्ष इस हार से सबक लेगा? क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति बदलेंगे, या फिर हर बार की तरह कांग्रेस अपनी हार का दोष किसी और पर डाल देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।